भारत की चुनावी राजनीति में जीत हासिल करने का नया फॉर्मूला महिलाएं हैं। क्या महिला वोटर्स के वोटिंग पैटर्न ने तमाम जातीय, धार्मिक और क्षेत्रीय समीकरणों को पीछे छोड़ दिया है? क्या ये सच है कि जिस राजनीतिक दल ने प्रदेश की महिला मतदाताओं को साथ लिया तो जीत पक्की मानी जाएगी? क्या हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और फिर झारखंड में विधानसभा चुनाव के नतीजों ने इस धारणा को तोड़ दिया है कि महिलाएं अपने पति, पिता, भाई या बेटे की वैचारिकी या फिर सियासी रुझान के हिसाब से वोट करती हैं? क्या यह बीते जमाने की बात हो गई है कि महिलाएं विवेक से वोट नहीं करती? दरअसल बीते कुछ विधानसभा चुनाव में महिला वोटर्स ही निर्णायक साबित हुई हैं। खासतौर पर ग्रामीण महिलाओं ने अपने वोटिंग पैटर्न से सियासी जानकारों को भी चौंका दिया है। इसकी वजह क्या है? यह वजह है डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम, जिसका लाभ महिलाओं को मिला है। हाँ, यह सच है कि अलग अलग राजनीतिक दलों द्वारा महिलाओं के खाते में सीधे पैसा भेजने की रणनीति ने उनके पक्ष में बड़ा काम किया है, चाहे वह हरियाणा और झारखंड में बीजेपी हो या तेलंगाना में कांग्रेस। बड़ा सवाल ये है कि यह कितना सही है। क्या महिला सशक्तिकरण के नाम पर लॉन्च की जा रही यह योजनाएं वाकई महिलाओं को सशक्त करती हैं या ये केवल तात्कालिक लाभ है? उदाहरण ऐसे भी हैं जहां वादे करके सरकार इसे पूरा नहीं कर पाई। इस बात की चर्चा जरूरी इसलिए है क्योंकि हाल ही में झारखंड में हेमंत सरकार की मजबूत वापसी के बाद पहले तो दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना और फिर बिहार में आरजेडी के तेजस्वी यादव ने माई बहन मान योजना का ऐलान किया है। दरअसल हालिया संपन्न विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी ने 81 में से 56 सीटों पर जीत हासिल करके प्रचंड जनादेश हासिल किया। इसमें वोटिंग से महज 85 दिन पहले लॉन्च हुई मैया सम्मान योजना को निर्णायक माना गया। कई सियासी जानकारों ने माना कि झारखंड में जहां एक बड़ी महिला आबादी के पास 100 रुपए तक की तंगी है, वहां प्रति माह 1000 रुपए सीधे खाते में आए तो वोटर्स प्रभावित हुई और हेमंत सरकार के हक में जमकर मतदान किया। आंकड़े भी इसकी तस्दीक करते हैं। झारखंड में कुल 67.74% वोटिंग हुई। इसमें महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज अकेले 70% रहा। जाहिर है कि महिला मतदाताओं ने ज्यादा संख्या में मतदान किया और सत्तारूढ़ पार्टी के हक में मतदान किया। हेमंत सरकार की मैया योजना का प्रभाव इस तरह भी समझा जा सकता है कि मध्य प्रदेश, हरियाणा और ओडिशा में ऐसी ही योजनाओं की घोषणा कर लाभ हासिल कर चुकी भाजपा ने पहले तो झारखंड में मैया सम्मान योजना का विरोध किया और फिर रुझानों को देख गोगो दीदी योजना का वादा ले आई। हालांकि चुनाव के दरमियान जब पत्रकारों ने महिलाओं से मैया सम्मान योजना और गोगो दीदी पर तुलनात्मक सवाल किया तो जवाब आया कि जो मिल रहा है उसी पर भरोसा करेंगे, वादों का क्या करना है। खैर, अब यह विभिन्न राज्यों में अलग अलग राजनीतिक दलों के लिए मॉडल फॉर्मूला बनता जा रहा है कि महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत नगद राशि वाली योजना से लाभ पहुंचाओ और चुनाव में जीत हासिल कर लो। दरअसल वैचारिकी सहित अन्य मुद्दों पर पुरुष मतदाता तो अपने अपने पक्ष में मतदान करते ही हैं, लेकिन महिलाएं स्कीम से लाभान्वित होकर एक तरफा और एक मुश्त वोटिंग करती हैं। इतना ही नहीं, जब परिवार की 4 या 5 महिलाओं को योजना का लाभ मिला तो खास तौर पर निम्न आय वर्ग वाले परिवार के पुरुषों ने भी स्कीम देने वाली सियासी दल के पक्ष में वोटिंग की। ऐसे में विरोधी दल के पास कोई काट नहीं था। यही वजह है कि तमाम जातीय, धार्मिक और क्षेत्रीय अस्मिता पर वोट मांगने के बावजूद आखिर में सियासी दल महिलाओं के लिए नगद राशि की योजना लाए और निर्णायक बढ़त हासिल कर ली। इस बात पर चर्चा इसलिए क्योंकि अभी बिहार में तेजस्वी यादव ने माई बहन मान योजना का वादा किया है। कहा है कि यदि बिहार में अगली सरकार आरजेडी की बनी तो महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपए दिए जाएंगे। जाहिर है कि उन्होंने हालिया संपन्न झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत से प्रभावित होकर यह ऐलान किया है। इसका कितना असर हो सकता है ये भी जान लेते हैं। फरवरी 2024 में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर पटना आए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने यह जानकारी दी थी कि प्रदेश में कुल 7,64,33,229 वोटर्स में पुरुषों की संख्या 4,29,136 है, तो वहीं महिलाओं की संख्या 3,64,01,903 है। 27 अक्टूबर 2023 के बाद बिहार की मतदाता सूची में 12,09,347 नए वोटर जुड़ गए। पुरुषों की संख्या 5,78,766 है, तो वहीं महिलाओं की संख्या 6,30,597 है। आरजेडी ने ऐलान किया कि 18 से 59 वर्ष की आयु वर्ग के महिलाओं को चुनाव बाद इस योजना का लाभ मिलेगा। अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। भाजपा के एक एमएलसी ने लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की वैवाहिक जिंदगी में हुए विवाद का हवाला देते हुए कहा कि जिस पार्टी के भीतर एक बहू को सम्मान नहीं मिला, वे बिहार की महिलाओं को क्या सम्मान दें। केवल
केवल इतना ही नहीं, सत्तारूढ़ भाजपा और जेडीयू के कई नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा को लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के विवादित बयान का भी हवाला दिया। कहा कि महिलाओं को लेकर जिस पार्टी में ऐसी ओछी सोच है, वह केवल नगद राशि देकर महिलाओं का सम्मान कैसे कर सकते हैं। भाजपा या जेडीयू तेजस्वी की घोषणा पर अलग अलग काट ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। हमला तो कर रहे हैं, लेकिन जानते हैं कि इसका आगामी चुनाव में व्यापक असर हो सकता है। ऐसे में नीतीश कुमार के सामने चुनौती है कि वो या तो महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम देने वाली कोई योजना संचालित करें या फिर महिलाओं को लेकर कोई नया प्लान इजाद करें। लेकिन यहाँ दिक्कत राजस्व की आएगी। नीतीश सरकार को देखना होगा कि क्या आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की 3.5 करोड़ महिलाओं को अगले 6 माह तक 1000 या 1500 रुपए देने के लिए सरकारी खजाने में पर्याप्त राजस्व है या नहीं। दिक्कत इसलिए भी बड़ी है क्योंकि आरजेडी ने अगले साल नवंबर तक प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के लिए दिसंबर 2024 में ही माई बहन मान योजना का ऐलान कर दिया है। कई सियासी जानकारों का मानना है कि नीतीश सरकार समय पूर्व चुनाव कराने की अनुशंसा भी कर सकती है, ऐसा उनकी गतिविधियों से लगता है। दरअसल पहले तो मुख्यमंत्री ने महिला संवाद यात्रा के नाम से कार्यक्रम की घोषणा की थी। तब आरजेडी सहित अन्य विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि केवल इस यात्रा के लिए 2800 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से फूके जा रहे हैं। अब सुना है कि नीतीश कुमार ने यात्रा का नाम बदलकर महिला संवाद से प्रगति यात्रा कर दिया है। महिलाओं के मुद्दे पर हालांकि नीतीश कुमार बहुत सारे काम करने का दावा करते हैं, जिनमें सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण एक बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा शराबबंदी को भी नीतीश कुमार महिला सशक्तिकरण के हक में लिया गया निर्णय बताती है। लेकिन यदि माई बहन योजना के जवाब में नीतीश सरकार ऐसा डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम लाने का सोचती है तो शराबबंदी भारी पड़ेगी। दरअसल शराबबंदी की वजह से सरकारी खजाने का एक्साइज टैक्स के रूप में बड़ा नुकसान होता है। वहीं आरजेडी शराबबंदी के हक में नहीं है, तो वह कह सकती है कि एक्साइज से जुटाए गए राजस्व की बदौलत वह माई बहन मान योजना संचालित करेगी। तेजस्वी की घोषणा ने निश्चित रूप से नीतीश कुमार को धर्म संकट में डाल दिया है, जिसकी काट खोज पाना टेढ़ी खीर साबित होगी। पिछले दिनों 8 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव और उसके नतीजे बताते हैं कि मैया सम्मान योजना जैसी स्कीम की वजह से महिला वोटर्स निर्णायक साबित हुई हैं। महाराष्ट्र में माझी लाडली बहन योजना 2 करोड़ 34 लाख महिलाओं को 5 किश्तों में 7500 रुपए दिए गए। 1500 रुपए एक किश्त थी। महायुति गठबंधन ने 288 में से 230 सीटों पर जीत हासिल की। हरियाणा में अक्टूबर 2024 में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 78 लाख महिलाओं के खाते में प्रतिमाह 2100 रुपए दिए जाने थे। बीजेपी ने 90 में से 48 सीटों पर जीत हासिल की। आंध्र प्रदेश में टीडीपी की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन ने सुपर 6 के तहत 18 से 59 साल की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का वादा किया था। एनडीए के वादे का असर हुआ। 175 में से 164 सीटों पर जीत मिली। मध्य प्रदेश में नवंबर 2023 में लाडली बहन योजना शुरू की गई। 1.2 करोड़ महिलाओं के खाते में 1250 रुपए प्रति माह दर से 11,000 रुपए भेजे गए। बीजेपी ने 230 में से 164 सीटों पर जीत हासिल की। तेलंगाना में नवंबर 2023 में कांग्रेस ने महालक्ष्मी योजना का वादा किया। परिवार की महिला मुखिया को प्रतिमाह 2500 रुपए और हर महिला को मुफ्त बस यात्रा के साथ 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया। कांग्रेस ने 119 में से 64 सीटों पर जीत हासिल की। छत्तीसगढ़ में नवंबर 2023 में बीजेपी ने महतारी वंदन योजना का वादा किया। महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए देने का वादा किया था। कांग्रेस ने भी वादा किया था, लेकिन पूरा नहीं किया था। बीजेपी ने 90 में से 54 सीटों पर जीत हासिल की। राजस्थान में नवंबर 2023 में कांग्रेस ने गृह लक्ष्मी योजना का वादा किया। परिवार की मुखिया महिला को प्रतिवर्ष 10,000 रुपए देने की बात की, लागू नहीं कर पाए। कांग्रेस 199 में से 70 सीटों पर ही आ गई। झारखंड में 20 अगस्त 2024 को मैया सम्मान योजना की शुरुआत हुई। वोटिंग के 85 दिन पहले शुरू हुई इस योजना के तहत रक्षाबंधन से छठ महापर्व तक महिलाओं को 1000 रुपए 4 किश्तें भेजी गई। 13 और 20 नवंबर को झारखंड में औसतन 67.4% वोटिंग हुई। महिला वोटर्स का परसेंटेज 70% रहा। दिल्ली सरकार ने महिला सम्मान योजना के तहत प्रतिमाह 1000 रुपए देने का ऐलान किया। वादा किया है कि चुनाव के बाद 2100 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। ओडिशा में भाजपा ने सुभद्रा योजना लॉन्च की थी। सितंबर 2024 में खुद पीएम मोदी ने राजधानी भुवनेश्वर से यह योजना लॉन्च की थी। इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष के आयु वर्ग की महिलाओं को प्रतिवर्ष 10,000 रुपए दिए जाएंगे। 5 साल तक चलने वाली इस योजना के तहत 5,000 रुपए की 2 किश्तों में महिलाओं के खाते में सीधे नगद राशि भेजी जाएगी। इन तमाम योजनाओं ने चुनावी नतीजों पर निर्णायक असर डाला है। अब सभी राज्यों में अलग अलग पार्टियां इसी राह पर चल पड़ी हैं। हालांकि यह बहस का विषय हो सकता है कि इन योजनाओं से महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य पूरा होता है या नहीं। दरअसल झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में सुदूरवर्ती आदिवासी बहुल ग्रामीण इलाकों में महिलाएं अभी भी कुपोषण का शिकार है। गर्भवती महिलाओं को उचित स्वास्थ्य सुविधा और पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता। ग्रामीण सड़कों का अभाव है और गर्भवती महिलाओं को खाट पर ढोने की तस्वीरें अब हैरान नहीं करती। आदिवासी बहुल अथवा ग्रामीण इलाकों में स्कूली शिक्षा से
लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट काफी ज्यादा है। लड़कियों की सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य पर कोई ठोस पहल नहीं दिखती। ऐसे में केवल 1000, 1500 या 2500 रुपए से महिलाओं को कितना दीर्घकालीन फायदा होगा, यह बहस का विषय है। यह योजना रोजगार उन्मुखी भी नहीं है। ऐसा कोई प्लान भी नहीं है कि जिन महिलाओं को 1000 रुपए दिए जा रहे हैं वह इसका इस्तेमाल अपनी आय बढ़ाने में कैसे करेंगी। लेकिन ऐसी योजनाएं चुनाव आधारित बन गई हैं। कई बार सरकारें वादा करके इसे पूरा नहीं कर पाती। राजस्थान में वादा पूरा नहीं किया तो गहलोत सरकार सत्ता गंवा बैठी। झारखंड में भी दिसंबर माह से 2500 रुपए देने का वादा कहा गया था कि 11 दिसंबर को पहली किश्त जारी होगी, लेकिन अभी तक इसके लिए राजस्व जुटाने की जद्दोजहद जारी है। हेमंत सरकार ने कहा था कि यदि केंद्र 1,36,000 करोड़ रुपए का बकाया दे दे तो हम मैया सम्मान योजना की राशि बढ़ाने का ऐलान भी हुआ। अब केंद्र ने कह दिया कि ऐसा कोई बकाया नहीं है। ऐसे में झारखंड, दिल्ली और अब बिहार ने महिलाओं को नगद राशि देने वाली योजना का ऐलान किया है। यह योजना लॉन्च कर दी गई है। ये निर्णायक भी साबित होते हैं। सवाल है कि सिलसिला कहां तक जाकर थमेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द भोजपुरी।